तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रामीण एजुकेशन पर। मैं ब्रह्मपाल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा संविधान का लेक्चर 2 होगा। ठीक, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आखिर संविधान में किस किस तरह से इसको अपनाया गया, प्रस्तावना को क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। आज इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते, इसको किसने पेश किया, ये कहाँ से लिया गया, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो समझते हैं। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप अभी ही ले सकते हैं। ठीक, तो मैं बच जाता हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक, क्योंकि देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप डिजिटल पे मतलब बोर्डों पे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस पर, मगर उसमें क्या है कि आप PDF वगैरह ले लेते हैं। ठीक, ले लेते हैं। उसके बाद मुझे इतना बता रहा हूँ कि अगर जब आप PDF वगैरह लेते हो, उनके बाद PDF निकलवाते हो, तो आप इतना कुछ मैं बताऊँ तो जो अगर आप PDF सीधा प्रिंटर से निकलवा लेते होंगे, या प्रिंटर से निकलवा लेते होंगे, क्या है कि आपने बस पढ़ लिया, उसके बाद उसको मतलब प्रिंटों पे मतलब जो आपने प्रिंट निकलवाए हैं उनको ही देखते हैं। देखो उससे आपका इतना है, मैं आपको बताऊं कि मैं नहीं मानता इतनी पढ़ाई वो उससे कर पाते होंगे। अगर यहाँ पर मैं जितना समझा रहा हूँ उसके बाद आप इसको उतार रहे हैं कॉपी में, तो आपको ना डबल रिवीजन हो रहा है आपका, कि आप इनको उतार रहे हैं, इसको उतार रहे हैं, और मैंने जो कहा है वो चीज़ आप समझ गए कि हाँ भाई सर ने कहाँ पर क्या चीज़ बोली होगी, क्या चीज़ कही है। तो जब आप क्वेश्चन उतारोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, इजीली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो आज हम चलते हैं अपनी अगले नेक्स्ट लेक्चर पर। तो समझते हैं। देखो प्रस्तावना में निहित मूल तत्व, हम आज पढ़ेंगे प्रस्तावना में मूल निहित तत्व। सुने, तो देखो इसमें क्या है, मैंने कहा था कल कि आपसे कहा था कि हमारे भारत में सर्वोच्च पद किसका है। तो मैंने पूछा था कि आपके राष्ट्रपति का है, क्या प्रधानमंत्री का है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है। तो इनमें से किसी का भी नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद है। इसको सर्वोच्च बनाया किसने, तो हम भारत के लोगों ने। तो इसी चीज़ में ये लिखा हुआ है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो क्या है, हम भारत की जनता। तो संविधान की शक्ति जो है, इतनी ज़्यादा शक्ति जो है संविधान में, तो इसका स्रोत क्या है, तो क्या है, हम भारत की जनता ही इसका सर्वोच्च स्रोत है। ठीक है, शक्तिशाली स्रोत है भारत की जनता ही। आगे हम समझेंगे कि देखो ये जो भारत की जनता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सर्वोच्च पद किसका है, अगर उसमें आ जाता है ऑप्शन में कि भारतीय संविधान है, और फिर ओब्लिक में ये भी आया था कि क्या भारत की जनता है, तो वहाँ पर आंसर आप क्या देंगे। तो वहाँ पर अगर है तो मेरे हिसाब से मान्यता आप भारत की जनता को ही देंगे, ना कि भारतीय संविधान को। क्योंकि जब सर्वोच्च पद संविधान है, तो इसको सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया किसने है, वो भारत की जनता ने। तो अगर वहाँ पर अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं कि भारत संविधान और भारत की जनता, तो आप ऑप्शन में भारत की जनता ही लगा के आएंगे। आगे समझते हैं। देखो भारत की प्रकृति कैसी होगी, कि भारत के अंदर प्रकृति कैसी होगी, तो वो चीज़ हम बताया कि संपूर्ण प्रभु संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, गणराज्य होगी। ठीक, इस तरह से हमारे भारत की प्रकृति होगी। अब मैंने पिछली क्लास में समाज संपूर्ण प्रभु संपन्न के बारे में बताया कि हमारा भारत आज़ाद है, किस तरह से, इसमें क्या जो भारत द्वारा बनाए गए नियम होंगे वही भारत में लागू होंगे, अन्यथा किसी देश के, हमारे देश में भारत के नियम लागू नहीं होंगे। जैसे कि पिछले 1947 से पहले हमारे पर अन्य देश के नियम लागू थे, जैसे कि ब्रिटेन के अधीन थे, तो ब्रिटेन का अधिकार हमारे भारत पर चलता था, हमारे भारत का खुद का कुछ अधिकार नहीं था। अब क्या है कि आगे समाजवादी हम पढ़ चुके हैं कि सामाजिक रूप से किसी के साथ न्याय करेगी सरकार। पंथ निरपेक्ष मैंने बताया था कि धर्म के अनुसार सभी के साथ न्याय करेगी, हर धर्म को समान मानेगी, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। लोकतंत्रात्मक होगी, कि लोकतंत्रात्मक हमारे भारत में होगा कि लोगों द्वारा बनाए गए सरकार को हम लोकतंत्रात्मक कहेंगे। और गणराज्य के वंशानुगत ना हो सर्वोच्च पद भारत किसी भी देश का, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो आप पिछली क्लास देखें अगर आपने नहीं देखे तो। देखो कभी कभार आपसे मैंने देखा था अभी पीछे किसी एग्ज़ाम में, एक UP PCS का एग्ज़ाम था, तो उसमें फ्री में ही पूछा था कि संपूर्ण प्रभु संपन्न था, समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था, लोकतंत्रात्मक था और गणराज्य था।
तो इन्हें ना आगे पीछे करके रखा था इन शब्दों को, कि संपूर्ण परिवर्तन संपन्न बाद में था, समाजवादी पहले था, पंथनिरपेक्ष बाद में था, लोकतंत्रात्मक पहले था। इस तरह से इनको आगे पीछे करके लगा हुआ था। तो उन्होंने बूझा था कि इनको क्रमवाइज लगाएं। तो इसको देखो क्रमवाइज लगाना है। अगर आपके पास अब क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लगाएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा संपूर्ण परिवर्तन संपन्न, उसके बाद आएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष आएगा, लोकतंत्रात्मक आएगा, फिर क्या आएगा, गणराज्य। तो ये हमारे एक सीरीज में लगे हुए हैं। कभी आपसे लगवाने लग जाए कोई सीरीज में तो आप इस तरह से इनको लगाएंगे। अब जैसे कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं कि इनको सीरीज में लगाएं। कभी आप मतलब किसी कोई भी जाए उसमें तो पता कुछ नहीं, कभी ये चीज़ भी बूझ दे। तो ये देखो सीरीज में इस तरह से लगाएंगे। जब आपको यूपी पीसीएस एग्जाम में बूझा था ना, तो इसी में यही बूझा था कि इनको सीरीज में लगाएं, कि पहले क्या चीज़ आएगी बाद में क्या जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमारा पंथ निरपेक्ष आएगा, समाजवादी आएगी, सॉरी संपूर्ण परिवर्तन संपन्न आएगा, पहले समाजवादी आएगी, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा और लोकतंत्रात्मक आएगा, गणराज्य। मतलब जिस तरह से हैं ये इस तरह से ही रहेंगे। आगे हम चलते हैं। भारत का उद्देश्य क्या होगा, मतलब भारत का क्या उद्देश्य होगा। तो उसमें क्या था, न्याय करेगा भारत, स्वतंत्रता करेगा, स्वतंत्रात्मक होगा भारत, और समानता होगी भारत के अंदर, और बंधुता होगी। क्या होगी, बंधुता होगी, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी और न्याय होगा। इस तरह से इसको भी सीरीज में ही रखा गया है। तो मैंने न्याय के बारे में आपको बता दिया रखा था कल ही कि न्याय किस तरह से होगा। तो मैं आज इतना कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी। तो अभी न्याय किस तरह से होगा वो चीज़ हमने कल बताई थी। स्वतंत्रता हमारी किस तरह से होगी तो वो चीज़ बताई थी। अब मैं आपसे पूछूं, कल अगर आपने क्लास ली हो मेरी, तो न्याय कितने प्रकार के थे, कि न्याय को कितने प्रकार से किया गया था उसमें, सब भूल गए। कल की क्लास नहीं ली भी तो मतलब बस आपने मेरी बातों पर ही ध्यान दिया होगा। तो देखो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि न्याय किस तरह से गया था, वो आपको मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। तो आप पिछली क्लास एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना सबके सब। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की होंगी ये भी मैंने लिखाया था आपको, ठीक। और समानता कैसे होगी, वो अवसर की समानता जो भी हमने लिखवाया था, तो वो चीज़ आप एक बार जाके देखें। और बंधुता होगी किस तरह से, ठीक, वो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। आगे चलते हैं। तो देखो आप मतलब पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। जैसे कि अगर ये चीज़ आए शब्द, देखो इससे क्या है ना, आपके याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। बुझो कैसे, देखो कहीं न्याय शब्द आ गया तो मैंने तुमको कल डिटेल में बताया था कि न्याय किस किस प्रकार से होंगे, किस किस तरह से न्याय करेगी। सामाजिक न्याय करेगी, आर्थिक न्याय करेगी, तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। राजनीतिक न्याय भी करेगी, ठीक। और जो भी मैंने आपको कल बताए थे न्याय, वो चीज़ें बताई थी। तो देखो न्याय शब्द से आप उठाओ कि वहाँ पर किस किस तरह के न्याय किए गए थे और किस किस तरह से किए थे और कैसे कैसे क्या न्याय किया जाता है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उससे आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर शब्द आ जाता है कि मैं मुझे लगता है कि संविधान का उद्देश्य है, तो आप पढ़ोगे इसको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तो इसको ही पढ़ोगे खाली, तो आप एकदम से कुछ क्वेश्चन भूल जाओगे। मगर आप ये न्याय शब्द उठाओगे कि हाँ भाई न्याय किस तरह से था, ऐसे वैसे पढ़ोगे, तो आपको याद करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे आपको अच्छे से याद होगा। अब हम चलते हैं आगे कि संविधान को अंगीकृत होने की तिथि। अब क्या देखो, मूल रूप से संविधान जब अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये मैंने आपको कल भी बताया था। और 26 नवंबर को विधि दिवस बनाया जाता है। यहाँ पर लिख लेना आप, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, ये आप लिख लेना, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। तो 26 नवंबर को विधि दिवस बनाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रस्तावना की अवधारणा, कि प्रस्तावना की जो अवधारणा है, मतलब प्रस्तावना को किस तरह से पेश किया जाएगा, तो उसकी अवधारणा कैसे कहाँ से ली गई है। देखो अभी आपको बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इससे पहले भी हमारे संविधान को प्रस्तावना को बना दिया था। अब तो ये प्रस्तावना जो अवधारणा ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है, मगर उससे भी पहले इन्होंने बना दिया था इसको, प्रस्तावना को, मगर उसमें कुछ अलग अलग शब्द थे तो वो उसको मान्य नहीं किया गया। मगर उसके बाद भी जो इसकी अवधारणा ली गई है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आप बता देंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। अब आगे क्या आता है, प्रस्तावना की भाषा। देखो
प्रस्तावना की अवधारणा अलग चीज़ है कि वो उसका मूल ढांचा कैसे लिया गया, कि मतलब किस किस तरह से होगी, तो वो चीज़ हमारी अमेरिका से ली गई है। मगर इसकी प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। मतलब लैंग्वेज क्या होगी, किस तरह से इसको बोला जाएगा, समझा जाएगा, मतलब एक तरह से लैंग्वेज क्या होगी, तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो ठीक है, ये दोनों अवधारणा हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है और हमारा भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे हम समझते हैं। देखो ये नोट डाल के मैंने लिखा है, इसमें बहुत ही आराम से लिखा है। देखो कि संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देखो बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैंने बताया था अभी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले एक प्रस्तावना का निर्माण कर दिया था, तो जो उसमें अवधारणा दी थी उसी के अनुसार इसमें भी उद्देश्य प्रस्ताव आधारित किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार। मगर ली कहाँ से गई है इसकी अवधारणा, अमेरिका से। मगर कुछ गुण उनके भी इससे मैच खा रहे थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रस्तावना बनाई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकला। ठीक है, अब क्या है, यह उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946, आप इसको बहुत ज़्यादा याद रखना कि जो डेट दे रखी है कि जब भारतीय प्रस्तावना को मतलब प्रस्तुत कब किया गया, तो प्रस्तुत कब किया गया था कि 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। मगर आगे देखो हम क्या पढ़ते हैं कि जिसमें 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है। देखो क्या है कि यहाँ उद्देश्य, यह उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, मगर उसको जब अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था, वो हमारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को तो प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना की अवधारणा को, मगर उसको स्वीकार जब किया गया था 26 जनवरी 1947। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भारतीय प्रस्तावना की अवधारणा को प्रस्तुत कब किया गया था। तो आप क्या बताएंगे कि 13 दिसंबर 1946 को, मगर इसको स्वीकार कब किया गया था, तो आप बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी मैं आपको वैसे पढ़ाऊँगा और आप जानते हैं तो मेरा जवाब ज़रूर देना, कि कमेंट में ज़रूर लिखना कि जो हमारी संविधान सभा थी, सबसे पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी और उसमें स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। और नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन और कि सेकंड बैठक कब हुई थी संविधान सभा की और उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ठीक, आप कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक, अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं आगे आपको उनके बारे में बताऊंगा। आगे क्या है, प्रस्तावना के बारे में प्रसिद्ध व्यक्तियों के वचन थे। मतलब प्रस्तावना के बारे में कुछ व्यक्तियों ने अपने विचार दिए कि प्रस्तावना क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने विचार दिए। तो देखो किसने क्या दिया है वो हम पढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। क्या है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने कहा था कि कभी आपसे बोल ले कि संविधान को संविधान की कुंजी किसने कहा, कुंडली किसने कहा, तो आप बता दोगे कि इसको संविधान की कुंडली जो कहा था के.एम. मुंशी जी ने कहा था। देखो अब कुंडली की बात कहें, जैसे कि आपका जन्म होता है तो जैसे कि उसकी कुंडली होती है, उसमें ये पता होता है कि क्या क्या चीज़ थी, कैसे कैसे क्या चीज़ हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताया जाता है आपकी कुंडली में। और ऐसे ही इसमें बताया जाता है कि के.एम. मुंशी ने कहा कि जन्म कुंडली है, कि इसके जन्म में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ नहीं थी, वो चीज़ें। देखो अभी मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें मैं बहुत ही डिटेल से बताऊँगा और एक एक अनुच्छेद लेके जाने वाला हूँ मैं। ठीक, कोई भी अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। क्योंकि देखो मैंने ज़्यादातर देखा है कि क्या करते हैं कुछ बंदे हमारे राष्ट्रपति तक, सर्वोच्च न्यायालय तक,
और हमारे मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक अच्छा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो खिचड़ी पकाने लग जाते हैं। तो हम देखो हर चीज़ को बड़े आराम से पढ़ेंगे, आप बड़ा थोड़ा पैसेंस रख लें, एक एक अनुच्छेद ऐसे पढ़ाएंगे ना, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा उसमें। अभी ये इसके बारे में डिटेल ही है, इसके बारे में अभी मैं इतना कुछ बता नहीं सकता, और बताने लग जाऊँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हर एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। और वैसी बात तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक ग्रुप सी, ग्रुप डी, या आप ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अब मान लिया कि आप अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत है ये संविधान मेरे हिसाब से। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बना था यूपी पीसीएस में, ये चीज़ शब्द दे रखे थे और उसमें पूछा था कि इनको सीरीज में लगाइए। तो देखो ये चीज़ें भी इसी से ही पूछी जाती, कहीं अलग से नहीं है। और वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ बहुत है, इससे बच के कहीं नहीं जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि संविधान जो है हर एक पेपर में कम से कम 30% से ऊपर ही आता है, और जब आप पीसीएस लेवल में या आईएएस लेवल में जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आता है, इसका खुद का एक अलग पेपर होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब के.एम. मुंशी ने तो इसको संविधान की जन्म कुंडली कहा दिया प्रस्तावना को। अब एक ने कहा था की नोट, मतलब कुंजी नोट, इन्होंने किसने कहा था? अर्नेस्ट वर्कर ने, किसने? अर्नेस्ट वर्कर ने कहा था। ठीक है, कि ये कुंजी नोट है संविधान की, प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, अर्नेस्ट वर्कर ने कहा था। आगे देखेंगे, आगे क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गवा ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने ही कहा था। क्या कहा था? कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुर दास भार्गवा और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने कहा था। देखो अब यहाँ से हम समझेंगे कि संविधान की आत्मा। अब एक चीज़ बताइए, आत्मा क्या चीज़ होती है? मान लीजिए आपके शरीर में आत्मा है, अभी तक ये आत्मा अगर निकल गई तो शरीर का किसी काम का रहा? नहीं रहा। उसको उठा के कहीं भी फूंक देंगे, उसको जला देंगे या दबा देंगे, अगर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता आत्मा के बिना, कोई नहीं इसको समझता। अगर आपके अंदर आत्मा है तो आपको हर कोई समझेगा, मगर आपके अंदर आत्मा नहीं है तो आपके शरीर का भी कुछ यूज नहीं होगा, उसको भी जला दिया जाएगा या उसको दफन किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए देखो ऐसे ही इसमें जो संविधान में कहा गया है, संविधान में जो कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में जो वक्तव्य मतलब शब्द कहे गए हैं, तो वो उसकी आत्मा है। अगर वो ही शब्द जो मैंने आपको बताया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, न्याय वगैरह जो बताए थे, अगर वो ही शब्द अगर इस संविधान की प्रस्तावना में नहीं हुए तो इसका होने का कोई भी महत्व नहीं है प्रस्तावना का। ठीक है, इस तरह से हम समझें कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। कहा किसने था? ठाकुर दास भार्गवा। आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा आप याद रखना कि जन्म कुंडली किसने कहा प्रस्तावना को? तो के.एम. मुंशी ने। और अगला क्या है की नोट या कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट वर्कर ने कहा था। और अगला कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ठाकुर दास भार्गवा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया है, प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और आत्मा भी उन्होंने ही कहा है, और ठाकुरदास भार्गवा ने आत्मा कहा था। यहाँ से आप क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एक ये वाला क्वेश्चन और ये डेट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं। ठीक, और देखो मैं आपको बताऊँ, मैं जो इतना कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ। पहली क्लास मेरी थोड़ी फर्स्ट क्लास थी, तो मैं वहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन देखो हर किसी को होती है। ठीक, तो मैं इतना खुल के वहाँ पर कह नहीं पाया, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया। मगर अब जो मैं, आप मेरी बात का ध्यान देना, अब जो मैं मतलब ये पढ़ाऊँगा आपको संविधान, तो जितना मैं लिखाऊँ तो उस चीज़ को तो ठीक है, मगर जो मैं चीज़ बोलूँ उस पर ध्यान देना। क्योंकि देखो मैं शॉर्ट में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और जब मैं एक एक शब्द का व्याख्यान कर रहा हूँ तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप चाहें तो मैं देखो और भी आराम से बोल सकता हूँ। आप जो मैं, जैसे कि मैंने कहा कि पंथ निरपेक्ष क्या है, तो आप पंथ निरपेक्ष हेडिंग डाल के जो चीज़ मैंने बताई उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आप कहें आपके अनुसार मैं अभी थोड़ा आराम से बोलूँगा, और हर एक शब्द का मैं एक डेफिनेशन ज़रूर बोले करूँगा, तो वहाँ पर आपको लिखना भी है।
ठीक, कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो आप इस पर ये तो उतारना ही है आपको, जितना मैं बोलूँ उसको भी आपको समझना है और लिखना भी है। ठीक, मैं कल से बहुत आराम आराम से बोलूँगा, अपनी लैंग्वेज को बहुत आराम आराम से लेके चलूँगा और थोड़ा साफ बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक, जिससे कि आपको भी ये याद रखे, क्योंकि देखो आप जब कहानी के रूप में किसी चीज़ को समझेंगे तो वो ज़्यादा याद आएगी और वही चीज़ आपके माइंड में फंसी रहेगी। और इसमें तो कहानी नहीं, ये तो इन आपकी मतलब अधिकार है, तो आप इसको तो बड़े आसानी से ही समझ रहे होंगे। देखो आगे क्या है, अब नोट यहाँ डाल के मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, देखो ये अनुच्छेद 32 बहुत अहम है। अभी हम इसको जब पढ़ेंगे ना तो अनुच्छेद 32 ही कम से कम आपके 2 लेक्चर ले जाएगा, 40-40, 50-50 मिनट के। ठीक है, तो ये देखो अनुच्छेद 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कि आप को याचिका डालने का अधिकार है किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। किस तरह से डालेंगे कि आप किस किस कंडीशन में याचिका डाल सकते हैं, आप खुद किस तरह से डाल सकते हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं, वो आगे हम अनुच्छेद में बताएंगे। इसमें क्या गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है, देखो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो आप क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32 को कहा है। अब मैं बूझूं कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आप कहोगे भीमराव अंबेडकर ने। मैं बूझूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके ठाकुरदास कुहारग्रह ने कहा है। अब आप यहाँ पर इसको और इसका महत्व समझ गए होंगे। ठीक, आगे समझते हैं। आगे देखो, इसमें कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो उसको समझेंगे। अब हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था। अब मैं बताऊं तुमको, एक निर्णय आया था। क्या आया था सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मतलब प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अब वो क्यों नहीं माना था और बाद में क्यों माना था, वो चीज़ आपको बताता हूँ। एक हमारे पास केस था बेरुवाकी विवाद। ठीक, बेरुवाकी वाद, यहाँ पर विवाद था ना, बेरुवाकी विवाद होगा। ठीक है, बात था विवाद होगा, आप लिख लेना बेरुवाकी विवाद 1960 में हुआ था। बेरुवाकी विवाद 1960 में। अब मैं आपको बताऊं कि ये देखो क्या है, ये विवाद क्या था। देखो ये बेरुवाकी विवाद था ना, ये एक बेरुवाकी एक जगह का नाम है। अब मैं बताऊं आपको कहाँ से, ये पाकिस्तान के अधीन आता था। आपको पता होगा कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल का, इसका हमारा जो पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अधीन था। तो वहाँ पर ये एक जगह है, वहाँ पर विवाद की बात चली थी कि इसको क्या है, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था कि इसको हम पाकिस्तान को दें या ना दें। अगर हम देते हैं तो हमारी प्रस्तावना का विरोध हो रहा है। ठीक, फिर क्या होता है कि वो उस चीज़ पर निर्णय जो भी आता है इनके बाद, तो वो पाकिस्तान को वो उसको नहीं देते हैं और वो अपने भारत के अधीन ही कर लेते हैं। वो भारत के अधीन था मगर पाकिस्तान उस पर अधिकार जमा रहा था। वो एक निर्णय था कि किस किस तरह से किस कंडीशन में वो पाकिस्तान के अधीन था और भारत के अधीन था। तो बाद में वो भारत के अधीन ही आ गया है। और बेरुवाकी एक जगह का नाम है, वहीं की विवादित क्षेत्र था। तो इसमें क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ कंडीशनें ऐसी आई कि जिसको इन्होंने कहना पड़ा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा, क्योंकि देखो कुछ कंडीशनें ऐसी बननी थी। जैसे कि हम समझो कि हमारे प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा भारत का जो मतलब एकता और अखंडता से रहेगा। तो पहले जो चीज़ हमारे अधीन थी तो उसको हम अलग नहीं तो होने नहीं देंगे, एकता से रहेंगे। अखंडता से, अखंडता का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य को हमारे देश से अलग नहीं होने देंगे। तो वहाँ पर कुछ विवादित हुआ कि ऐसे अगर पाकिस्तान को हम ये चीज़ दे दें, तो अपना क्षेत्र दे दें, तो वो हमारी प्रस्तावना का विरोध हो रहा था। तो इसी चक्कर में कुछ ये बेरुवाकी विवाद था, 1960 में हुआ था। आप इसको याद रखना बहुत ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है
क्वेश्चन, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखना। इसमें क्या है देखो, केशवानंद भारती, क्या है, केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य। ये केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य में 1973 में विवाद हुआ था। इसमें देखो, उसमें भारतीय प्रस्तावना को मना कर दिया कि भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। मगर केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य में 1973 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान की एक मूल भाग, इन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान की एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, मगर क्या कहा, अभी आप इसके बारे में समझें कि केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य में जो हुआ था क्या था। देखो, ये इतना बड़ा एक वो था कि विवाद था, केशवानंद भारती विवाद जो आयोग था, एक तरह से इतनी बड़ी कमेटी थी कि ये आज तक भारत में इससे बड़ी अभी तक कमेटी नहीं बैठी है किसी भी विवाद के ऊपर लेकर, किसी विवाद को लेकर इससे बड़ी कमेटी अभी तक नहीं बैठी है। इसमें बताऊं कि इसमें 13 सदस्य कमेटी के बैठे थे। और अब आप देखा होगा अभी अयोध्या मंदिर के बारे में जो विवाद था उसमें जो निर्णय हुआ तो उसमें 5 न्यायाधीश बैठे थे, मगर इसमें कितने बंदे बैठे थे, केशवानंद में 13। तो आज तक 70 साल जो हमारे भारत को आज़ादी के हो गए हैं, तो 70-72 साल जितने भी हो गए हैं इस टाइम, तो आज तक इतना विवादित इतना बड़ा कोई भी कमेटी, जांच कमेटी किसी भी आयोग पर नहीं बैठी है, ठीक, कि जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य थे। तो इसमें 13 सदस्य थे, कोई इतना बड़ा विवाद था। इसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे अनुच्छेदों में तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा आप ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो विवाद था उसमें सबसे बड़ी कमेटी किस में बैठी थी, तो आप ध्यान रखना केशवानंद भारती बनामा केरल में बैठी थी, ठीक। इन्होंने केशवानंद भारती बनामा एक्ट के थ्रू जब ये चल रहा था, कोई कंडीशन ऐसी बनी कि इन्होंने बाद में कह दिया कि भारतीय प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक। आगे क्या आएगा, लेकिन मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे और आधारभूत ढांचे को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता उसके बारे में समझें। देखो, मूल ढांचा क्या होता है, हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, तो इसको प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं हम। ये कह दिया केशवानंद भारतीय बनामा एक्ट ने कह दिया कि इसमें हम संशोधन कर सकते हैं और इसको भी मूल भारत का अंग मान लिया प्रस्तावना को। मगर इसमें कहा कि आप संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, मगर उसके मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे पर संशोधन नहीं कर सकते। अब किसी चीज़ का कोई आधार है, उसका आधार थोड़ी हटा सकते हो आप, नहीं हटा सकते ना। जैसे कि आप कुर्सी पर मान लो खड़े हो, वो तुम्हारा एक आधार है, और आप कहीं से कुर्सी हटा दें तो वहाँ से तो आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसे ही इसमें प्रस्तावना में इसके मूल ढांचों का मूल ढांचों को समाप्त नहीं किया जा सकता। थोड़ा माइंड से उतर गया। तो लेकिन मूल ढांचों का आधारभूत को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब समझे आधारभूत ढांचे क्या होते हैं। जैसे कि हमारा भारत लोकतंत्रात्मक है, तो हमारे मोदी साहब जिस टाइम प्रधानमंत्री हैं, तो वो ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते, कोई संशोधन नहीं करा सकते कि उनको, जैसे कि वो ऐसा कोई संशोधन नहीं करवाएंगे कि वो कह दे कि आज के बाद लोकतंत्रात्मक हमारा भारत नहीं होगा, आज के बाद हमारी ही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसा तो कोई पेश नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्रात्मक है। हमारे को सबको अधिकार है कि हम किसी भी पार्टी के चुन सकते हैं और अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री को इतना अधिकार नहीं है कि वो कोई भी एक्ट लाए, संशोधन लाए कि वो और लोकतंत्रात्मक को ख़त्म कर दे। लोकतंत्रात्मक ख़त्म हो जाएगी तो हमारे भारत में एक ही पार्टी, अगर बीजेपी है तो बीजेपी पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रहेगी, उसी पार्टी से ही नेता बनेंगे प्रधानमंत्री, ठीक, और अन्य कोई पार्टी नहीं आएगी।
तो यही हमारा लोकतंत्रात्मक है। इस तरह से हमारे भारत संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कुछ अलग विशेष से कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है तो उसको प्रस्तावना में रख सकते हैं, हम संशोधन करके उसे प्रस्तावना में रख सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, अब कह रहे कि प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार हो चुका है। ठीक है, तो अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है, तो आप देखना अब तक एक बार, ये लिखा हुआ है एक बार। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? एक बार। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार हो चुका है। आगे देखेंगे ये कब हुआ था। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो ये वाला संविधान 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत अहम है, इसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत एक मतलब एक तरह से इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी हमको यहीं पर समझ लेते हैं जितना भी है। 42वां संविधान संशोधन के तहत उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। देखो वो 3 शब्द क्या क्या जोड़े गए थे। संविधान प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और उसमें भी 3 शब्द जोड़े गए हैं, उसमें से कुछ हटाया नहीं गया प्रस्तावना में से। मैंने कहा था ना कि मूल ढांचों के समाप्त नहीं कर सकते, जो उसके अंदर है उसको आप हटाओगे नहीं, उसमें संशोधन करके कुछ नई चीज़ ला सकते हो। तो देखो क्या क्या जोड़े थे 42 संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में। समाजवादी जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा था और अखंडता जोड़ा था। अब सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था समाजवादी के बारे में, पंथ निरपेक्ष के बारे में पढ़ाया, आपको बताया मैंने, और हमने अखंडता के बारे में भी बताया है आपको। तो देखो ये जो थे 1976 से पहले ये शब्द भारतीय प्रस्तावना में नहीं थे। ये संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसके बाद समाजवादी को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया। मैंने इसको लिखा है एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता। अब आगे हम समझेंगे। ये जो है देखो प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, मतलब प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अब सुनो कैसे वाद योग्य कैसे। ये देखो अर्थात ये गैर न्यायिक अपरिवर्तनीय न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। देखो इसमें ये एक तरह से संरक्षित नहीं है, न्यायालय द्वारा कोई संरक्षित नहीं है। ये अपने आप में एक तरह से खुद ही एक अपने आप में खुद ही एक अपना एक स्टेटस रखती है ये प्रस्तावना। तो इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं है कि इसको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, कि इसको संविधान से हटा दिया जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं मगर इसके अंदर से कोई भी चीज़ हटाई नहीं जा सकती। ठीक, तो यही चीज़ थी। और इसमें क्या रह गया, तो ये चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो समाज स्वतंत्रता, समानता व बंधुता जो शब्द हैं ये कब आए थे और कैसे आए थे। देखो कहाँ से आए थे ये शब्द जो आए थे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो ये वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं भारत की इसकी प्रस्तावना में, कि स्वतंत्रता के बाद शब्द जो लिया गया है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, समानता जो लिया गया फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, और बंधुता लिया गया है फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता और समानता और बंधुता कहाँ से लिए गए, तो ये फ्रांस की क्रांति के समय से लिए गए 1789 से। अब और भी शब्द दे रखे कि समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो न्याय के बारे में बात करते हैं हम, जो सामाजिक रूप से न्याय होगा, आर्थिक रूप से न्याय होगा और हमारा राजनीतिक रूप से न्याय होगा, तो ये हमारी रूस की क्रांति से लिए गए 1917 से। अब देखो प्रस्तावना में एक क्वेश्चन आया कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, तो कितनी बार आया है? 2 बार। अगर आपने प्रस्तावना ठीक से समझी होगी और देखी होगी, उसको सही से देखना आप एक बार फिर से, तो उसमें भारत शब्द का जो यूज़ किया गया है वो 2 बार किया गया है। और देखो मैंने एक बार न्याय के बारे में फिर बता दिया है, समानता के बारे में फिर बता दिया। तो देखो ये चीज़ आप याद रखो। अभी ये एकदम से आपको याद नहीं होंगी, मैंने फिर भी आपसे कहा था कि देखो मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। ठीक, मैं चाहता तो इस पर फोकस डाल के इनको एक बड़े से मतलब डिजिटल बोर्ड पर मतलब की तरह इसको बना लेता,
प्रोजेक्टर। देखो मैंने इसको इसलिए लिखा है कि जब आप इसको उतारेंगे तो आपको ये चीज़ें पुरानी चीज़ें याद आएंगी और आप उनको याद करोगे और आपकी कैपेसिटी याद करने की और बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ थी आज हमारे प्रस्तावना के बारे में। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी से कहना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। तो मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। देखो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसका इंटरव्यू ही दे रहा हूँ एक तरह से। और दूसरी बात ये कि मेरी फर्स्ट क्लासेस है 1-2, तो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं कहीं, चलो आप थोड़ा कोऑपरेट करें। नेक्स्ट क्लास से जब आप हम में घुल जाएंगे और हम आप में घुल जाएंगे तो ये चीज़ें दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखो जितना मैंने बताया बस आप उतना ही रिवीजन करते रहें तो वन डे एग्ज़ाम से मुझे नहीं लगता कहीं से यहाँ से बच के जाए। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।